नमस्कार दोस्तों। आज हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है यूपीएससी के सिलेबस को किस तरीके से जाने और किसके से हम डिकोड किए जाए, क्योंकि यूपीएससी वैसे तो माना जाता है कि यूपीएससी क्या पूछता है, एवरीथिंग अंडर द सन, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअल में। क्यों? यूपीएससी ने साफ साफ अपने सिलेबस में लिखा है कि हमें स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। एक बार आप सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस निकालिए। सिलेबस निकालने के बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी की डिमांड क्या है और हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमारा जो डायमीटर होगा वो कितना विस्तारित है। तो जो यूपीएससी के सिलेबस में उसने स्पेशलाइजेशन के लिए नहीं कहा है, हमें स्पेशलाइजेशन करना भी नहीं है। तो सबसे पहले हम यूपीएससी के जो सिलेबस है उसको देखेंगे। सिलेबस को देखने के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम इन द सेंस कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें जो अपना सिलेबस है वो किस तरीके से यूपीएससी पूछता है, जो सिलेबस डिफ़ाइन कर रखा है उसी के आसपास है या फिर कहीं और से भी पूछता है, और जो सिलेबस के साथ जो इंटरकनेक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल जो जीएस फर्स्ट का जो सब्जेक्ट्स हैं उनका क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि उनका कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट होगा जीएस सेकंड, जीएस थर्ड या फिर इवन जीएस 4 से भी वो इंटरकनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक स्ट्रिक्ट टू ए सब्जेक्ट होना है, नहीं, आपको बहुत अच्छे से मगअप करना है। बहुत अच्छे से मगअप करेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से यूपीएससी मल्टी टाइम पूछती है। और ये आगे हम वीडियो में ये भी देखेंगे कि हाँ, एक ही क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करके यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले ये देखेंगे जो जीएस पेपर्स हैं जो सब्जेक्ट वाइज, सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज होंगे। फॉर एग्जांपल जीएस 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी 3 सब्जेक्ट ब्रॉड लेवल पे हैं। इन तीनों सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो भी हम डिफ़ाइन करेंगे। साथ साथ जो सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आए, किस तरीके से क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करें और किस तरीके से हम नोट मेकिंग करेंगे, तैयार कैसे करें, तैयार करने के बाद में जैसे करंट अफेयर से कैसे उनको इंक्लूड करते हुए करंट अफेयर से कैसे हम एक्स्ट्रा एज लेने की जो स्थिति होती है उसमें कैसे पहुँचे। तो इन ऑल ओवर चीज़ों का ध्यान देते हुए हम पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, पूरे सब्जेक्ट। फिर धीरे धीरे हम पूरे पेपर्स के साथ साथ जीएस 1, 2, 3, 4 सारे सब्जेक्ट्स को, इवन एंड ऑफ दी टाइम हम निबंध पे भी ध्यान देंगे। क्यों? ये सारे सब्जेक्ट से ही कहीं ना कहीं ड्राइव होता है निबंध। तो इस तरीके से हमारा एक हॉलिस्टिकली पूरा जो कोर्स है, पूरा सिलेबस है वो कवर करेंगे हम यूनिट वाइज। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ और उसमें क्या क्या डिमांड अभी तक की हुई है, जनरेट की हुई है, उसी के अकॉर्डिंग तैयार करते हुए पूरा सिलेबस कवर करेंगे। चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि हमने सोसाइटी ही क्यों लिया। जीएस के 3 और बड़े ब्रॉड सब्जेक्ट हैं जीएस के। जीएस को अगर डिवाइड करें, जीएस 1 पेपर को डिवाइड करते हैं हम 3 मोटे सब्जेक्ट में, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है एंड सोसाइटी है। तो हमने सबसे पहले सोसाइटी ही क्यों लिया, पहला क्वेश्चन तो ये आता है। सबसे पहले सोसाइटी लेने के मेरे बड़े 2 रीज़न हैं। पहला, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सोसाइटी का जो अगर मार्किंग देखा जाए तो मार्किंग डिवाइडेशन यूजुअली कैसा होता है कि हिस्ट्री में 75 मार्क्स, ज्योग्राफी में 100 मार्क्स एंड सोसाइटी ऑल्सो 75 मार्क्स। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को तैयार करने के लिए जो सिलेबस की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने होते हैं और इनके जो सिलेबस का जो तैयार करने का ड्यूरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। वहीं पे अगर सोसाइटी को देखा जाए तो इसका जो सिलेबस है वो लिमिटेड है और कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द आते हैं और हर साल जो सिलेबस का जो एरिया क्राइटेरिया है उसी को अगर बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स इन 75 मार्क्स के आसपास के गेन किए जा सकते हैं। दूसरा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से कर चुके होते हैं। जैसे इनमें जो फैक्चुअल डिटेल्स है वो हमारे पास होती है, एनालिसिस होता है या फिर इसका जो कॉन्सेप्ट्स भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं। तो इससे क्या है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कहीं ना कहीं हमने तैयार किया है।
लेकिन सोसाइटी एक नेगलेक्टेड सब्जेक्ट बन जाता है। और फिर क्या होता है दिमाग में, क्या होता है, अरे सोसाइटी तो है, कर लेंगे। लेकिन जो इसके, अगर आप सामान्य तरीके से इसके आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर बिलो एवरेज ही मिलेंगे। और बिलो एवरेज, एक एवरेज मार्क्स चाहिए होता है कि हाँ आप एक लिस्ट में कहीं ना कहीं रिलाई करें उसके लिए। बिलो एवरेज आपको लिस्ट से बाहर कर देगा। और वहीं पे अगर इसकी तैयारी करके हम जाते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, तो इसके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे पूरे जीएस पेपर को, जो जीएस पेपर के जो यूजुअली कम मार्क्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। जो 75 मार्क्स हैं इनके लिए बहुत लिमिटेड सिलेबस है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम अगर फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे से देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी और जो सिलेबस की जो टर्मिनोलॉजी है उसको परिभाषा बहुत अच्छे से, टर्मिनोलॉजीज़ को, इट मीन्स परिभाषा को हम बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे। और डेफिनेशन हम एक तरीके से रटेंगे। रटने के लिए क्यों कह रही हूँ कि हम एग्जामिनेशन में है, फॉर एग्जांपल धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता पे क्वेश्चन आता है। अगर आपको, हमें धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा पता है और बहुत अच्छी धर्मनिरपेक्षता की भाषा हमने रट रखी है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त हमें नहीं सोचना पड़ेगा कि धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा हम क्या लिखें। वहाँ पे एक टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक लिमिटेड टाइम में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी ये चीज़ है दिमाग में तो हम वो ही लिखेंगे। वहीं पे अगर वहाँ पे हम उसी टाइम अगर परिभाषा बनाते हैं और किसी बच्चे ने याद कर रखी है, तो उसके कंपैरिजन में हमारी जो परिभाषा होगी बहुत ही सटीक और तर्कपूर्ण नहीं होगी। तो बजाय एक तर्कपूर्ण और सटीक परिभाषा, सटीकता की डिमांड इस एग्ज़ाम में होती ही है। जितना सटीक आप लिखेंगे, जितना तर्कपूर्ण लिखेंगे, आपको मार्क्स उतने ही अच्छे गेन होंगे। तो सटीकता और तर्कपूर्ण लिखने के लिए हमें कहीं ना कहीं परिभाषा बहुत अच्छी याद होनी चाहिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम में हमें आंसर राइट करना है। तो इसलिए हम सिलेबस की और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो भी टर्मिनोलॉजी है उनको फर्दर बाद में उनको परिभाषाएं बहुत अच्छे से लिखेंगे। बहुत, जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट का है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से डिफ़ाइन कर रखा है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा ऑलरेडी बना के एक शॉर्ट नोट के रूप में बना लेंगे। तो अब सिलेबस की तरफ चलते हैं। सिलेबस में सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस में 4 यूनिट सोसाइटी से हैं, 4 यूनिट 75 मार्क्स सोसाइटी का। और कहीं ना कहीं जो सोसाइटी वाला एरिया है वो आपको जो निबंध वाला पूरा सेक्टर है, निबंध का जो पेपर है उसमें 2 निबंध आते हैं, हमें 2 निबंध राइट करने होते हैं। तो यूजुअली एक निबंध सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, पॉलिटिक पे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो उस चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन 4 यूनिट से। तो कहीं ना कहीं हम निबंध भी तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इन चारों यूनिट्स को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। 75 मार्क्स फर्स्ट पेपर में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है, तो क्यों ना हम वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट सोसाइटी में लगाएं। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस में 4 यूनिट्स डिफाइंड हैं और यूपीएससी इन्हीं यूनिट्स के आसपास क्वेश्चन पूछता है। हम वो अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जब करेंगे उनको पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, पहला यूनिट है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधताएं। सबसे पहले जो सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट है वो दिया हुआ है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं यूजुअली हम सामान्य तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन वहीं पे हमारे पास पॉइंट वाइज हो, और पॉइंट वाइज होने के साथ साथ जो करंट अफेयर है उसके साथ हम अपडेट करते रहेंगे, तो जिससे नोट्स हमारा बहुत अच्छा बनेगा और उस नोट्स को मल्टीपल रिवीजन के साथ हम आंसर राइटिंग के साथ बहुत अच्छा करके लेके जाएंगे। तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और साथ ही भारत की विविधता, भारत की विविधता और भारतीय समाज की मुख्य विशेषता यूजुअली इस यूनिट से हर साल एक क्वेश्चन होता ही है। तो क्यों ना इसको बहुत अच्छे से तैयार किया जाए। लिमिटेड है मुख्य विशेषताएं।
और भारत की विविधता, तो इसको हम बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। दूसरा है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन। एक जो दूसरा यूनिट है उस यूनिट में महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन। तो ये कहीं ना कहीं जो जीएस सेकंड पेपर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो एरिया है, उससे कहीं ना कहीं हम इंटरकनेक्ट करते हुए पढ़ सकते हैं। लेकिन वो हम कब करेंगे, जब जीएस सेकंड पेपर कर रहे होंगे और सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रहे होंगे तब हम, क्योंकि ऑलरेडी जीएस फर्स्ट पेपर का सोसाइटी पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए हम वहाँ पे इसको इंटरकनेक्ट करेंगे। ठीक है। फिर है जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे। जनसंख्या और संबंधित मुद्दे ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी और उससे संबंधित टॉपिक है, लेकिन सोसाइटी में है तो ज्योग्राफी से और सोसाइटी से इंटरकनेक्ट करते हुए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में है गरीबी और विकासात्मक विषय। गरीबी और विकासात्मक विषय जीएस सेकंड पेपर में भी गरीबी, भूख और शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित जो टॉपिक है वो है इसमें ऑलरेडी। तो ये वहाँ से इंटरकनेक्ट करके हम पढ़ेंगे। जब जीएस सेकंड पेपर को हम तैयार कर रहे होंगे, उसकी यूनिट्स जो सामाजिक न्याय वाली जो यूनिट है वो कंप्लीट करेंगे, उस टाइम हम फिर से एक बार इसको रिवाइज करेंगे और इससे इंटरकनेक्ट करते हुए क्वेश्चंस को करेंगे और सिलेबस को करेंगे, क्योंकि उस वक्त हम ये सोसाइटी ऑलरेडी कर चुके होंगे। फिर है शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षा उपाय। तो इस तरीके से जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट के ब्रॉड लेवल पे 4 टॉपिक हो गए: महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके रक्षोपाय। तो ऐसा करके 4 टॉपिक हो गए, वो हमें कंप्लीट करने हैं। इसके बाद में थर्ड यूनिट जिसमें है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। अब यहाँ पे यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती है कि भूमंडलीकरण क्या है, क्यों है, कैसे हुआ, समथिंग। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भूमंडलीकरण का प्रभाव है भारत की मुख्य विशेषताओं को किस प्रकार प्रभावित करता है, भारत की विविधता को किस प्रकार प्रभावित करता है, या फिर महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित किया है, जनसंख्या और संबंधित जो अन्य जनसंख्या से अन्य जो संबंधित है, जैसे जो बच्चे हैं उनको, या फिर जो सीनियर सिटीज़न वाला वर्ग है उनको कैसे भूमंडलीकरण ने प्रभावित किया है, या फिर गरीबी को किस प्रकार प्रभावित किया है, या फिर विकास जो भारत का जो डेवलपमेंट है उसको किस प्रकार। तो ये वाला जो यूनिट है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं होता है, अन्य जो यूनिट्स हैं उनसे इंटरकनेक्ट करते हुए क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। फिर अगला यूनिट है सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो ये वाले सारे टॉपिक ऐसे हैं, जो यूनिट के जो टॉपिक्स हैं इनकी हमें डेफिनेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा हमें कई बार ये नहीं समझ में आता कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो कोई फैक्चुअल डेटा याद नहीं आ रहा, कोई रिपोर्ट याद नहीं आ रही, ऐसा कुछ ब्लैंक हो जाता, तो उस वक्त हमें हमारी डेफिनेशन ही काम आएगी, क्योंकि हम डेफिनेशन के साथ शुरू कर सकते हैं और डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन होगी तो एग्जामिनर को भी अट्रैक्ट करेगी कि हाँ, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे इन्होंने डेफिनेशन को क्रिएट किया है या फिर डेफिनेशन को लिखा है। और डेफिनेशन से शुरू करना बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट भी माना जा सकता है। तो अब फर्स्ट जो यूनिट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। सोसाइटी का जो फर्स्ट यूनिट है, अब सोसाइटी के फर्स्ट यूनिट में भारतीय समाज की मुख्य विशेषता और भारत की विविधता से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे। हम अभी इनका आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, हम एक छोटा सा प्लान बना रहे हैं कि कैसे हमने सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम गो थ्रू करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनमें हम ये भी देखेंगे क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जो मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर टॉपर ये कहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, सिलेबस देखो, वो आपको गाइड हैं, वो ही आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किसे छोड़ना है। तो करंट अफेयर भी हम उसी तरीके से करेंगे। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे, उसके बाद में हम जो टर्मिनोलॉजी है या जो परिभाषा है उसको बहुत अच्छे से लिखेंगे, जो सिलेबस में टर्म्स हैं उनका, या फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो टर्म्स आई हैं उनको हम परिभाषित करके एक छोटा सा नोट मेकिंग करेंगे। उसके बाद में जो सिलेबस है उन यूनिट वाइज हम नोट मेकिंग करेंगे। उसके बाद में अगला स्टेप होगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का
आंसर राइटिंग करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आंसर राइटिंग करने के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने जो पुराने साल जो अभी जो लास्ट ईयर है इसमें किस तरीके से नोट मेकिंग की, जो न्यूज़पेपर से है, जो केस स्टडीज़ है, फैक्ट्स हैं, वो मैंने कैसे कलेक्ट किया है और कैसे हम उसको इसमें इंक्लूड हमारे नोट्स में कैसे इंक्लूड करते हुए चलेंगे, जिससे हमारे सारा जो सोसाइटी का सोर्स है वो एक हो जाएगा, जिससे हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। फिर रिवीजन मोड होगा। उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में हम जो करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर एक सर्टेन लेवल के बाद में मंथली 5-6 क्वेश्चन अगर मंथ में नहीं हो, जितने भी मंथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं सोसाइटी से रिलेटेड, वो एक साथ बैठ के हम इस पूरे को रिवाइज़ करते हुए उन क्वेश्चंस को लिखेंगे। इससे हर मंथ हमारी जो रिवीजन हो जाएगी और बहुत अच्छे से जो करंट अफेयर से कनेक्ट होकर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, उसकी भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती रहेगी। तो अब देखते हैं यूनिट वाइज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किस तरीके से डिवाइड किया और किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको गाइड और लाइट एक डायरेक्शन देते हैं। तो पहला यूनिट हमने पढ़ा जैसे कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषता और भारत की विविधता से किस तरीके से क्वेश्चन है। 2013 में कोई क्वेश्चन नहीं है, 2013 में चलो कोई क्वेश्चन नहीं है। 2014 में पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन था, संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों के बजाय आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। सामाजिक मूल्य और आर्थिक कारक, सामाजिक मूल्य फॉर एग्जांपल सोसाइटी की जो नैतिकता है, या फिर हमारे भारतीय समाज में ये है कि सबको साथ रहना चाहिए और बहुत लंबे पीरियड से जो संयुक्त परिवार है वो परंपरागत परिवार की तरह रहता है। तो ये सामाजिक मूल्य हैं भारतीय समाज के। लेकिन आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आर्थिक कारकों पे कैसे कि यहाँ पे जो संयुक्त परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो संसाधनों को जुटाने से संबंधित है कि सभी लोग मिलके संसाधनों को जुटाएं और उनका उपयोग करें। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति अकेला संसाधन जुटाने में सक्षम हो जाता है तो यूजुअली वो एकांकी परिवार की ओर अग्रसर होता है, या फिर जो संयुक्त परिवार जहाँ पे भी ग्रामीण परिवेश में या फिर शहरी परिवेश में जहाँ पे भी रहता है, वहाँ से अन्य स्थान पे अगर कोई कमाने के लिए जा रहा है तो वहाँ पे एकांकी परिवार होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो आर्थिक कारक हैं वो संयुक्त परिवार को एकांकी परिवार की तरफ इसलिए लेके जा रहे हैं कि अगर कोई अपने संसाधन जुटाने में सक्षम है तो वो डेफिनेटली एकांकी परिवार को प्रेफर करता हुआ नज़र आ रहा है आज के टाइम पे। तो इस तरीके से अगर इसको किया जाएगा तो बहुत अच्छे से मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। अगला 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत में विविधता के किन्हीं 4 सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिए और एक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके अपेक्षित महत्व का मूल्य निर्धारण कीजिए। 200 शब्द 12.5 अंक निर्धारित किए हैं यूपीएससी ने। अब इसमें अगर देखा जाए तो डायरेक्ट जो हमारा सिलेबस की जो यूनिट है वहाँ से आया है कि भारत के 4 सांस्कृतिक तत्व, विविधता के 4 सांस्कृतिक तत्व, जो हम अगर भारत की विविधता हम तैयार करेंगे तो उसके सामाजिक तत्व, आर्थिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व, राजनीतिक विविधता, तो ये सारी विविधता के बारे में हम कहीं ना कहीं नोट करेंगे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एक तरीके से, 4 सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिए और ये सांस्कृतिक जो विविधता है, ये तत्व हैं, कैसे हमारी राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करती हैं, इसके बारे में इसके बारे में है वो हम इसका महत्व हमें यहाँ पे बताना है। 200 शब्द और 12.5 मार्क्स इन्होंने डिसाइड किए हुए। अब 2016 में क्वेश्चन है, क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है? भारत के संविधान में प्रतिस्थापित उनके उत्थापन के लिए प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिए। ये कहीं ना कहीं पॉलिटी से इंटरकनेक्ट क्वेश्चन है। अगर हम पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी का जो अनुसूचित जनजाति जाति ओबीसी इनसे रिलेटेड जो भी संविधान में प्रावधान है उनके बारे में हम तैयार करते हैं, तो ये पॉलिटी जो है उससे कनेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसीलिए हम इंटरकनेक्शन ऑफ सिलेबस, इंटरकनेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे करके हम मगअप करेंगे, तभी जाके यूपीएससी के पैटर्न को समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और ये भी है
कि यूजुअली जो हिंदी में जो दिया हुआ जो तरीका है वो क्वेश्चन जल्दी से समझ नहीं आता। तो एक रिक्वेस्ट ही देख लीजिए कि एग्ज़ाम टाइम पे एक आदत डालनी है हमें कि किस तरीके से अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो उसका इंग्लिश में भी हम पढ़ें। जैसे जो हमने हिंदी में पढ़ा है उसको एज वेल एज इंग्लिश में भी फटाफट से एक रीडिंग मार ली जाए। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, तो अनुसूचित ही क्यों, शेड्यूल ट्राइब क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान में अनुसूचित की गई है, इसलिए हम इसको शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। और उसके संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं ना, प्रमुख प्रावधान, उसको सूचित कीजिए। तो हम ये अनुसूचित जाति जनजाति पढ़ते वक्त हमने ये फैक्चुअल डिटेल ऑलरेडी पढ़ी ही होती है, तो उसको हम एनालाइज कर देंगे। ये 200 शब्द। अब यहाँ पे यूपीएससी की खूबसूरती देखिए, इन्होंने डिवाइड कर दिया ऑलरेडी मार्क्स की। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है, उसके लिए 4 मार्क्स इन्होंने निर्धारित किए। जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है उसके लिए 8.5 मार्क्स इन्होंने निर्धारित किए। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलते 2017 के क्वेश्चंस पे। 2017 में इसी यूनिट से जो भारतीय समाज की विशेषता है और विविधता है उसके बारे में है जो यूनिट, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला है, भारत की विविधता के संदर्भ में क्या ये कहा जा सकता है कि राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं? अपने दृष्टिकोण के लिए उदाहरणों सहित कारण बताइए। यहाँ पे 150 शब्द और 10 अंक के लिए क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, एक चीज़ ये है कि चाहे उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए, उदाहरणों सहित बताइए, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे या नहीं पूछे, इंक्लूड करे या नहीं करे कि आपको उदाहरण देने हैं, लेकिन ये कंपलसरी ही है कि हम अपने तर्क को पुष्टि करने के लिए एग्जाम्पल, डेटा या फिर कोई डायग्राम, ये चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे, वो ही हमें अन्य जो स्टूडेंट होगा, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो कंपटीशन में हम अन्य से कैसे बेहतर दिखते हैं, अन्य से कैसे हम बेहतर लिखते हैं, अन्य से कैसे हमारे विचार ज़्यादा बेहतर हैं और हम उनको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें एज दिलाती हैं। आधा मार्क्स भी हम हर क्वेश्चन में गेन करते हैं अन्य से, तो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भारत की विविधता से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें ये कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज़ हैं, जो राजनीतिक बाउंड्रीज़ हैं, उनके बजाय सांस्कृतिक जो बाउंड्रीज़ हैं या फिर सांस्कृतिक जो एक रूपता है या सांस्कृतिक जो विविधता है, वो एक राज्यों के रूप में, एक इकाई के रूप में प्रदान करते हैं। मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज़ है उसके कंपैरिजन में सांस्कृतिक जो बाउंड्रीज़ हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करती हैं। तो इनका एक उदाहरण देना है, उदाहरण सहित अपने को कारण बताना है। तो इस तरीके से इसमें किया जा सकता है। हम ये भी देखेंगे कि जो 2017 का क्वेश्चन है कैसे इसी से ड्राइव होके आगे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन 2017 में पूछा है, सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना न केवल अति प्राचीन समय से ही भारतीय समाज का एक रोचक अभिलक्षण रही है, अपितु वर्तमान में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सविस्तार स्पष्ट कीजिए। 250 शब्द, 15 अंक। अब सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना, इसका यहाँ पे प्राचीन समय से हमें इंटरकनेक्ट करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हिस्ट्री का जो एरिया है उससे इंटरकनेक्ट करते हुए आंसर लिखना होगा। तो क्वेश्चन यूपीएससी डायरेक्ट सोसाइटी का है तो सोसाइटी से ही नहीं पूछेगी, उसको किसी अन्य सिलेबस के, इवन उसी पेपर के सिलेबस से, जैसे हिस्ट्री से कनेक्ट कर दिया, ज्योग्राफी से कनेक्ट कर दिया। दूसरा एज वेल एज क्या करते हैं, अन्य जीएस के पेपर से भी इंटरकनेक्ट करते हुए क्वेश्चन का पूछा जा सकता है, जो ज़्यादा बेहतर होता है। हमें हर बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं अन्य जो सब्जेक्ट है, अन्य सिलेबस है, उससे इंटरकनेक्ट करते हुए पूछा जाता है। जैसे सहिष्णुता और प्रेम की भावना न केवल अति प्राचीन समय से भारतीय समाज का एक रोचक अभिलक्षण रही है, तो भारतीय समाज को प्राचीन समय से ही जोड़ा है। तो कैसे हड़प्पा कालीन है, हड़प्पा कालीन के बाद में वैदिक संस्कृति है, फिर जो बौद्ध काल है, सारी चीज़ें ऐसे करते हुए हम हाफ पोर्शन इसी को देना है। और अपितु वर्तमान में यह महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार से निभा रही है, इसके भी एग्जाम्पल्स हमें देते हुए विस्तार करना है। अगला क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया
कि जाति व्यवस्था नई नई पहचान और सहचारी रूपों को धारण कर रही है, कि जाति व्यवस्था अपने जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है अपने आप को नई पहचान के रूप में और जो सोसाइटी में अन्य चीज़ें उनके साथ एक समन्वय बनाते हुए अपने आप को परिवर्तन कर रही है। अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। टिप्पणी कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता और इस पर टिप्पणी करवाइए 150 शब्द और 10 अंक में। जाति व्यवस्था क्या है, क्यों है, ये चीज़ें हैं ना हमें ऑलरेडी होना चाहिए, क्योंकि ये निबंध पेपर में भी बहुत अच्छे से इस टॉपिक पे पूछा जा सकता है। और जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक मतलब अलग सी पहचान है या फिर इसकी विशेषता है, क्योंकि जिस सामान्यतः जाति व्यवस्था भारत में ही है कि हमें जाति व्यवस्था अगर देखा जाए तो जिस रूप में भारतीय जाति व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन है 2019 में क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है, चर्चा कीजिए। अब इस तरीके का क्वेश्चन है कि भारतीय समाज की संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है, ऐसा क्या विशेषता है भारतीय समाज में। तो इसी तरीके से जो हिस्ट्री का जो एरिया है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हड़प्पाकालीन नगर है उसकी जो विशेषता है वो अभी भी हम कंटिन्यू करते हुए अभी भी कहीं ना कहीं देखी जा सकती। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछती है कि भारतीय समाज की जो वर्तमान है वो प्राचीन से या फिर जो पुराना भारत है उससे किस तरीके से आज भी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट कर पाता है और किस तरीके से अपनी संस्कृति बनी रही, जबकि पश्चिम की जो संस्कृति है वो बुरी तरीके से धराशायी हो रखी है टाइप से। तो इसमें भारतीय समाज की विशेषता से संबंधित क्वेश्चन है और उसी को प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन है क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए और ये कहा जाता है कि यूपीएससी रिपीट नहीं करती है क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है, यूपीएससी हल्के फुल्के क्वेश्चंस को चेंज करके कहीं ना कहीं वो ही क्वेश्चंस पूछती है। तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है सांस्कृतिक क्षेत्र है, हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र है, उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। अगर इसको हम कंपेयर किया जाए 2017 के क्वेश्चन से, चलो पीछे चल के देख ही लेते हैं। 2017 में क्वेश्चन था भारतीय विविधता के संदर्भ में क्या ये कहा जा सकता है कि राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते। तो यहाँ पे सांस्कृतिक इकाई और जो 2019 का क्वेश्चन है वहाँ पे सांस्कृतिक क्षेत्र। तो कहीं ना कहीं हम अगर तैयार करते 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख रहे होते। अन्य जो स्टूडेंट्स जो लिखेंगे उनके कंपैरिजन में हमें बहुत अच्छी एज मिल रही होती है यहाँ पे। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से किया जाना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे हमारी एक फ़ायदा यहाँ पे ये भी हो जाएगा कि अगर हमें ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो आंसर लिखने में जहाँ अन्य स्टूडेंट को 7, क्योंकि 15 मार्कर है तो 8 से 8.5 मिनट अगर हम इसमें कंज्यूम कर रहे हैं, वहीं पे अगर हमारी पहले से प्रैक्टिस है तो हम इसमें 1 से 1.5 मिनट ऑलरेडी बचा चुके होंगे। तो 1 से 1.5 मिनट बचाना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर आपने ऐसे 5 या 6 क्वेश्चन भी अगर हमें पूरे पेपर में मिलते हैं तो। और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं। 2020 और 2021 में क्वेश्चंस 20 में से लगभग 13 क्वेश्चन रिपीटेड हैं। 13 क्वेश्चन ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है 13 क्वेश्चन जो रिपीट हो गए। अगर 13 क्वेश्चंस में अगर हमने प्रैक्टिस की है तो हमारा टाइम बच जाएगा, हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होगी, तो उसमें हमें अच्छे मार्क्स गेन करने की अपॉर्चुनिटी होगी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा है बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। 150 शब्द और 10 अंक। अब ये इसी क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अपोजिट इसको किया गया कि जो भारतीय समाज की जो जाति व्यवस्था है वो किस प्रकार सहचारी मतलब नई नई पहचान और सहचारी रूपों में मतलब सामने आ रही है और जाति व्यवस्था को उन्मूलन नहीं किया जा सकता। वहीं पे
क्वेश्चन है बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति व्यवस्था की प्रासंगिकता समाप्त हो गई। मतलब जाति व्यवस्था का कोई मतलब है ही नहीं, इस तरीके से ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो उदाहरण सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। एक बार फिर से रिपीट करूँगी, हमें उदाहरण और डेटा और ये चीज़ें बिना पूछे बिना क्वेश्चन में लिखे भी हमें आंसर में लिखना ही है। तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से ड्राइव हुआ है। अगला क्वेश्चन है 2020 का, रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि रीति रिवाज और परंपराओं ने जो तर्क को दबाने, मतलब इन्होंने ये कहा है कि परंपरा इज़ ग्रेटर देन तर्क। हमें नहीं पता तर्क क्या होता है, तर्क से हमें नहीं पता, हम नहीं कोई विशेष ताल्लुक़ नहीं रखते तर्क से, हमें तो हमारे रीति रिवाज और परंपरा ज़्यादा प्रेफर करती हैं। और क्या ये ऐसा करने से प्रकृति विरोध उत्पन्न हुआ है? तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं जाति व्यवस्था को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे परंपरा है कि घर में महिलाएं, तो इसको कहीं ना कहीं महिलाएं घरेलू काम करेंगी कि हाँ नहीं, अपने ये है कि जो भी बहुत सारे रिचुअल्स हैं वो महिलाएं ही निभाएंगी। तो इस तरीके से इंटरकनेक्ट करके इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। तो प्रकृति विरोध उत्पन्न हुआ है, क्या आप इससे सहमत हैं? यहाँ पे पूछा गया है कि आप इससे सहमत हैं? क्या रीति रिवाज और परंपराएं तर्क दबाती हैं? सहमत हैं तो क्यों, और सहमत नहीं है तो क्यों नहीं? तो इस तरीके से तर्क देते हुए हमें हमारे आंसर को पुष्ट करना है। तर्क को पुष्ट करने के लिए हमें हमारे डेटा, उदाहरण ये इंक्लूड करते हुए आंसर राइट करना है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणाली की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली की विशिष्टता की जांच कीजिए। कि जो मुख्य धारा का ज्ञान है, जो मुख्य धारा में ज्ञान है, उसको कंपेयर करना है आदिवासी ज्ञान की जो प्रणाली है उससे, कि वो किस तरीके से विशेष है, विशिष्ट है। इसको कंपेयर करते हुए हमें आंसर लिखना है। ये 150 शब्द और 10 अंक के लिए इन्होंने डिसाइड किया। अगला क्वेश्चन 2021 में ही पूछा गया कि भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता को कैसे बनाए रखता है, इसमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। 250 शब्द का और 15 अंक। कुछ याद आया? ये भी पुराने क्वेश्चन से ड्राइव हुआ है कि भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में निरंतरता को कैसे बनाए रखता है। ये एज यूजुअल क्वेश्चन, इन्होंने अपनी लैंग्वेज चेंज की है, क्वेश्चन की डिमांड हुई है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन था, क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है? चर्चा कीजिए। उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज मॉडिफाई करके इन्होंने क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं देखा है कि हाँ, ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किस तरीके से ड्राइव करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। तो ये चीज़ें हमने, क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, इनका आंसर राइटिंग हम जब सब्जेक्ट को जो नोट मेकिंग है वो कर लेंगे और थोड़ा सा करंट अफेयर से अपडेट हो जाएंगे, उसके बाद में हम इनके आंसर को राइट करेंगे एक टाइम बाउंड मैनर में। उसके बाद में हम जो क्वेश्चंस हैं या फिर नए जो क्वेश्चंस हैं ना करंट अफेयर से ड्राइव हो रहे हैं, उनको हम लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए तो देखते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में चूँकि टॉपिक ज़्यादा हैं, सेकंड जो सोसाइटी की जो सेकंड यूनिट है उसका है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, पहला टॉपिक। जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, दूसरा टॉपिक। गरीबी और विकासात्मक विषय, तीसरा टॉपिक। शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके रक्षोपाय, चौथा टॉपिक। तो 4 टॉपिक हैं। इसका यूपीएससी में अन्य जो यूनिट्स हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा वेटेज है। इसका सबसे बड़ा कारण एक तो इससे जो इंटरकनेक्ट है अन्य जो यूनिट्स हैं या फिर अन्य जो सब्जेक्ट हैं या फिर अन्य जो पेपर हैं जीएस के, उनसे इंटरकनेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है और इसमें टॉपिक भी अन्य यूनिट से ज़्यादा हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में हम एक बार गो थ्रू करते हैं। तो 2013 में क्वेश्चन आया इससे, भारत में तीव्र शहरीकरण की प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है उनकी विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन, तीव्र शहरीकरण किस प्रकार से सामाजिक समस्या को जन्म देता है। यहाँ पे सामाजिक समस्या हम क्वेश्चन करते हुए ये देखेंगे शहरीकरण कैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये फैक्चुअल डिटेल है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है।
10 अंक का क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने डिवाइड किया है कि 200 शब्दों में आपको ये लिखना है। अगला क्वेश्चन आता है, महिला संगठनों को लिंग भेद से मुक्त करने के लिए पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिए। जो महिला रिलेटेड जो संगठन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर कोई भी आयोग वगैरह है, उनमें अगर लिंग भेद को समाप्त करना है तो वहाँ पे पुरुषों की सदस्यता को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। इस पर टिप्पणी करनी है 10 मार्क्स की कि अगर लिंग भेद समाप्त करना, अगर महिला लीड करेंगी तो पुरुषों को सेंसिटिव कैसे बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को इस तरीके से हमें डिफाइन करना है, लिखना है, टिप्पणी करनी है इसके ऊपर। अगला है 2014 में जो क्वेश्चन पूछा है, 2014 में क्वेश्चन है, ऐसे विभिन्न आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बलों पर चर्चा कीजिए जो भारत में कृषि के बढ़ते महिलाकरण को प्रेरित कर रहे हैं। कृषि कहीं ना कहीं जो टॉपिक है वो हमारे GS 3rd का है, इकोनॉमी एरिया का, लेकिन ये यहाँ पे महिलाकरण और सोसाइटी से इंटरकनेक्ट करते हुए इन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो इसमें क्या है कि कृषि के बढ़ते महिलाकरण को किस तरीके से प्रेरित किया, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जो बल है, फैक्टर है, आर्थिक बल कौन से हैं, सामाजिक बल कौन से और सांस्कृतिक बल कौन से, इस तरीके से डिवाइड करके कृषि के बढ़ते महिलाकरण को प्रेरित कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड जो डेटा है वो भी इंक्लूड करना होगा। डेटा आपने जो तर्क दिया है उसकी पुष्टि करते हैं, डेटा उदाहरण। तो डेटा और उदाहरण हमारे पास पुष्टि करने के लिए होना ही चाहिए, जिससे हमारे आंसर्स को वेटेज मिले, लगे कि हाँ ये आंसर ये इसके बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं। अगला क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, भारत में एक मध्य वर्गीय कामकाजी महिला की अवस्थिति को पितृतंत्र, इट मीन्स पैट्रियार्की, किस प्रकार प्रभावित करती है। तो कामकाजी महिलाओं पे जो दोहरा दबाव है तो उसको किस तरीके से पितृतंत्र प्रभावित करता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। इसी के इर्द गिर्द जो एक 2019, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, लेकिन जो निबंध है वो डायरेक्ट यही था क्वेश्चन कि कामकाजी महिलाएं किस प्रकार दोहरे दबाव से ग्रसित हैं, क्योंकि उनके पास घरेलू काम की भी जिम्मेदारियां होती है, एज वेल एज अगर वो बाहर काम कर रही हैं कहीं पे तो उनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो दोहरे दबाव में जीवन यापन कर रही हैं। तो पैट्रियार्की किस प्रकार प्रभावित करती है, 150 शब्दों में 10 मार्क का ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है। 2015 के क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो इसमें है, समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या कि निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण। ये क्वेश्चन इस तरीके से कि निर्धनता किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है और कैसे जनसंख्या वृद्धि निर्धनता को प्रभावित करती है, एक दूसरे के कारण और प्रभाव बन जाते हैं। तो कारण और प्रभाव, अगर एक कारण है तो दूसरा उसका प्रभाव हो गया, दूसरा प्रभाव है तो वो अगर कारण बनता है तो दूसरा उसका प्रभाव बन गया। ये कहीं ना कहीं एक ज्योग्राफी का टॉपिक है। जनसंख्या जो संक्रमण वाला एरिया है वो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं उससे ड्राइव होता है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी की जनसंख्या भूगोल से इंटरकनेक्ट करते हुए सोसाइटी का क्वेश्चन पूछा है। 200 शब्द और 12.5 अंक का क्वेश्चन है। अगला 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, आप उन आंकड़ों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं जो दर्शाते हैं कि भारत में जनजातीय लिंगानुपात अनुसूचित जनजातियों के बीच लिंगानुपात के मुकाबले महिलाओं के अधिक अनुकूल है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था कि जो पारंपरिक ज्ञान की तुलना में जो आदिवासी ज्ञान है वो ज़्यादा किस प्रकार से विशिष्टता लिए हुए हैं। उसी प्रकार अभी यहाँ पे पूछा गया है कि जो जनजातीय लिंगानुपात है और जो सामान्य लिंगानुपात में उनमें महिलाओं के फेवर में जनजातीय जो लिंगानुपात है वो अधिक है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, ऐसे क्या कारण है। तो इसके डेफिनेटली यहाँ पे डेटा हमें पुष्ट करना होगा, कि डेटा से हमारे तर्क को पुष्ट करना होगा कि हाँ किस तरीके से हाँ ये रियलिटी है कि जो महिलाओं के जो लिंगानुपात कहाँ ज़्यादा अनुकूल है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ये भी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है 2015 का ही क्वेश्चन है, पिछले 4 दशकों में भारत के भीतर और भारत के बाहर श्रमिक
प्रवासन की प्रवृत्तियों पर चर्चा कीजिए। ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का माइग्रेशन वाला टॉपिक है। जो माइग्रेशन का टॉपिक है उससे कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट करते हुए क्वेश्चन है। और तो इसमें यहाँ 4 दशकों में, पिछले 4 दशकों की इन्होंने पूछा है। भारत के भीतर और भारत के बाहर, नॉट अकेले भारत के अंदर की बात नहीं है, भारत के बाहर जो इंटरनेशनल माइग्रेशन है उसके बारे में भी इन्होंने पूछा है। तो 200 शब्द और 12.5 अंक का इन्होंने डिफाइन किया है कि हाँ ये इस तरीके से इतना आपको कवर करना है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता को देश के विराट नगर हैं, परंतु दिल्ली में वायु प्रदूषण अन्य 2 नगरों की तुलना में कई अधिक गंभीर समस्या है, इसका क्या कारण है? तो जो शहरों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, या फिर तीव्र शहरीकरण की वजह से जो सांस्कृतिक या सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या है, तो इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन प्रोफेसर से इंटरकनेक्ट होता है। क्योंकि प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा कि कैसे तीव्र शहरीकरण सोसाइटी जो सामाजिक जो परिवर्तन है वो किस तरीके से प्रभावित होते हैं। वहीं पे क्वेश्चन पूछा है कि कहीं ना कहीं यही है कि वायु प्रदूषण दिल्ली में ज़्यादा क्यों है कंपैरिजन में, क्योंकि ये भी तो विराट नगर, तो बाकी अन्य भी हैं। तो यहाँ पे इसके जो भौगोलिक कारण हैं, जो जलवायु कारण है, और जो दिल्ली की जो अवस्थिति है, वो सारे फैक्टर अन्य की तुलना में ज़्यादा करते हैं, प्रभावित करते हैं। और जो यहाँ की जो ये प्राकृतिक कारक हो गए, वहीं पे मानवीय कारक की यहाँ पे पराली को जलाया जाता है कि जो कृषि की जो प्रैक्टिस है वो किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीज़ें। और औद्योगिक जो क्षेत्र है वो इस दिल्ली के आसपास ही डेवलप हुआ है बहुत ज़्यादा, एरिया वाइज, मतलब जो घनत्व है वो कम ज़्यादा है यहाँ पर। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 2015 में ही आया हुआ है, भारत में स्मार्ट नगर गाँव के बिना जीवित नहीं रह सकते, ग्रामीण नगरीय एकीकरण की इस पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिए। 200 शब्द और 12.5 अंक। ये क्वेश्चन अगर हम जल्दी से हिंदी में पढ़ के और आंसर देने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम आधा अधूरा जो क्वेश्चन की डिमांड है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे और उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली हमें जो हमारा कॉम्पिटिटर है उससे कम मार्क्स गेन करने को मिलेंगे। क्वेश्चन अगर इंग्लिश में देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं स्मार्ट विलेज। यहाँ पे स्मार्ट विलेज मैंने ऐड किया है, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं था, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन डाला उसमें नहीं था कि स्मार्ट नगर स्मार्ट गांव के बिना। इन्होंने लिखा स्मार्ट नगर गांव के बिना जीवित नहीं रह सकते, जबकि इंग्लिश में लिखा है कि कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटीज़ इन इंडिया कैन नॉट सस्टेन विदाउट स्मार्ट विलेज। इन्होंने स्मार्ट विलेज, अगर हम गाँव को डिफ़ाइन करेंगे और स्मार्ट गाँव को डिफ़ाइन करेंगे, दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, और वही डिफरेंस हमें बाकियों से पीछे कर जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी क्वेश्चन हिंदी में पढ़ें और आपको समझ भी आ गया, फिर भी कुछ सेकंड्स और लगा के इंग्लिश में भी पढ़ लिया करें, जिससे आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और डिमांड के अकॉर्डिंग हम उसको फुलफ़िल करते हुए आंसर राइट कर सकें। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि 2015 में इसी यूनिट से 5 क्वेश्चन आ गए, और वो भी 12.5, 12.5, 12.5, 12.5 इस करके इस यूनिट के बहुत बड़ा सेक्शन इसी यूनिट ने कवर कर लिया। तो यही है, वॉलेटाइल है यूपीएससी, पता नहीं होता कौन से ईयर में कौन सी यूनिट पूरा किस तरीके से पूछ ले। हमें सभी यूनिट्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है, और इस तरीके से तैयार करना है कि क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो, या फिर जो सब्जेक्ट्स हैं कहीं से भी इंटरकनेक्ट करे, कोई भी अन्य सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हुए सोसाइटी में पूछे, सोसाइटी को कनेक्ट करते हुए हिस्ट्री पूछे, पॉलिटी पूछे, इकोनॉमिक्स पूछे, हम उसके लिए तैयार होंगे, मगअप करके रखेंगे। अगला 2016 के क्वेश्चंस को अगर पढ़ते हैं तो देखते हैं, भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ स्मार्ट नगर कार्यक्रम के उद्देश्य और रणनीति बताइए। ये 3.5 नंबर और 9 नंबर इन्होंने डिवाइड किए कि जो फर्स्ट हाफ है उस क्वेश्चन को आपको इतना देना है, और सेकंड हाफ आपको 9 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। तो नगरीय जीवन गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो कहीं ना कहीं इस जो फर्स्ट हाफ है वो देखा जा सकता है प्रीवियस ईयर में कि तीव्र शहरीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। तो वो समस्या अगर आती हैं, सामाजिक समस्याएं आती हैं, तो वो गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।
वहीं पर स्मार्ट नगर जो कार्यक्रम है इससे इंटरकनेक्ट करते हुए उद्देश्य और रणनीतिक बतानी है। जो ये गुणवत्ता है वो स्मार्ट नगर से इंटरकनेक्ट करते हुए इस स्मार्ट नगर का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्य और रणनीतिक बतानी। जो स्मार्ट नगर कार्यक्रम उस वक्त शुरू हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग हम ये तैयार होगा। 2016 का अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख नगर बाढ़ दशाओं से अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं, विवेचना कीजिए। 200 शब्द, 12.5 अंक। तो प्रमुख नगरों में बाढ़ की दशा है, चेन्नई है, मुंबई है, तो ये बिहार के बहुत से हैं, असम के बहुत सारे शहर ऐसे हैं, तो हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ठीक है, अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं। तो बाढ़ किस प्रकार प्रभावित करती है शहरों को, या फिर शहरों में क्यों बाढ़ आने के क्या कारण हैं, उनके प्रभाव क्या है, ये चीज़ हम करेंगे। क्योंकि जो शहरों से संबंधित जो शहरीकरण से संबंधित जो समस्या है पूरी यूनिट दे रखी है, यूनिट में पूरा टॉपिक दे रखा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन यूजुअली होता है। तो बाढ़, नगरों की बाढ़ भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन 2016 में गरीबी उन्मूलन की अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना है। उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कहीं ना कहीं ड्राइव होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में गरीबी और जनसंख्या का जो विशियस साइकिल है उसके बारे में पूछा था कि किस प्रकार एक दूसरे से प्रभावित हैं, दोनों प्रभाव कारण हैं। तो उसी तरीके से गरीबी उन्मूलन की जो शर्तें हैं उसमें क्या है कि जो वंचितता की जो प्रक्रम है, जो साइकिल चल रहा है वंचितता का साइकिल, वो उसको चोट करनी है। वहाँ अगर हम वंचितता के प्रक्रम को ख़त्म कर देंगे तो गरीबी ऑटोमेटिकली उन्मूलन हो जाएगा। तो जो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं किस प्रकार बननी चाहिए, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जिससे वंचितता के प्रक्रम को हटाया जा सकता है। तो उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन की पुष्टि करनी है हमें। तो गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देना है। किस प्रकार वंचितता का, पहले तो ये दिखाना है कि वंचितता का प्रक्रम है क्या, और इससे अगर हम इस वंचितता के प्रक्रम को ख़त्म करते हैं, फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि वंचितता के प्रक्रम अर्थात शिक्षा, किसी वंचित को शिक्षा प्रदान करते हैं तो उसकी जो क्षमता होगी, कमाने की जो क्षमता होगी वो अशिक्षित के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो वो अधिक कमाएगा तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे अधिक खर्च करेगा। तो इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो स्वस्थ होगी और उनकी जो जनसांख्यिकी लाभांश है उसका हम पूर्ण दोहन कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो गरीब था, जो गरीब है, उसने अपने आप को इस विशियस साइकिल से निकाल लिया। उनकी अगली जनरेशन स्वस्थ भी होगी और रोज अपने आप को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको प्राप्त करने में अधिक सक्षम होगी। अगला है 2017 के क्वेश्चंस देखते हैं। 2017 में क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए राज्य द्वारा की गई 2 प्रमुख विधिक पहलें क्या हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे भारतीय समाज, ये क्वेश्चन है कि जनजातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्थापन के लिए प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिए। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजातियों के प्रति भेदभाव की दूर करने के लिए राज्य द्वारा की गई 2 प्रमुख विधिक पहलें क्या है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर अनुसूचित जातियों के बारे में पूछ रहा है, अनुसूचित जनजातियों के बारे में पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। पॉलिटी से ड्राइव होते हुए यहाँ पे इन्होंने इंटरकनेक्ट करके क्वेश्चन को पूछा है। अगला क्वेश्चन है 2017 के, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में नगरों की समृद्धि ने रोजगार के नए मार्ग खोल दिए परंतु साथ में नई समस्या भी पैदा कर दी हैं। उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि करें कि नगरों की जो समृद्धि है उन्होंने रोजगार के मार्ग तो खोले लेकिन नई समस्या पैदा हो गई। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ड्राइव होता है कि जो तीव्र शहरीकरण है वो किस तरीके से सामाजिक समस्या और सांस्कृतिक समस्या को बढ़ावा दे रहा है या फिर एक तरीके से कारण बन रहा है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रीवियस ईयर से इंटरकनेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 2018 में भारत में महिलाओं के आंदोलन ने निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है, अपने विचार को प्रमाणित सिद्ध कीजिए। तो
तो प्रमाणित सिद्ध करने के लिए हमें जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है, जो आंदोलन है, उसको इंटरकनेक्ट करते हुए क्वेश्चन पूछा है। तो महिलाओं के जो आंदोलन है, निरंतर सामाजिक स्तर के महिलाओं के मुद्दे को संबोधित नहीं किया है कि कैसे जो आंदोलन, महिलाओं से संबंधित जो आंदोलन है वो उच्च तथाकथित उच्च स्तर की महिलाओं के लिए ही बने थे। उन्होंने अपने तरीके से आंदोलन किए हैं, अपने ही प्रमुख जो कारण है, प्रभाव है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने आंदोलन किया है। तो अपने विचारों को प्रमाणित सिद्ध कीजिए। यहाँ पे इन विचारों को प्रमाणित सिद्ध करने के लिए हमारे पास उदाहरण होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद निर्धनता अभी भी विद्यमान है, कारण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। अब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने तैयार किया है तो 2 कारण तो हम पहले ही बता देंगे। एक तो वंचितता का साइकिल हम नहीं तोड़ पाए, वंचितता के साइकिल को अगर हम तोड़ पाते तो गरीबी उन्मूलन हो सकता था। दूसरा कि जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से गरीबी को बढ़ावा देती है और गरीबी किस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि को बढ़ावा देती है। तो ये दोनों जो प्रीवियस ईयर में गरीबी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो इसके कारण बन गए। यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होते हैं हमने अच्छे से तो हम ये जो कारण है उसको बता सकते थे और विभिन्न जो कार्यक्रम है उनमें क्या कमी है उसके कमियों को बताते हुए सुझाव भी दे सकते थे कि गरीबी जो वंचितता का साइकिल है उसके ऊपर मतलब जो वो जहाँ पे लैक कर रहे हैं उसको कंप्लीट किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में महत्वाकांक्षी जिलों के कायाकल्प के लिए मूल रणनीतियों का उल्लेख कीजिए और इनकी सफलता के लिए अभिसरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ा जाना चाहिए जिससे अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा की प्रकृति को समझा जा सके कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहे हैं, हमें किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो महत्वाकांक्षी जिला जो कार्यक्रम है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। जो बहुत इम्पोर्टेंट जो योजना चल रही होती है, जो कार्यक्रम चल रहा होता है उसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती ही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो सिलेबस से इंटरकनेक्ट करते हुए क्वेश्चन पूछती है। तो ये जो महत्वाकांक्षी जिला है या फिर स्मार्ट नगर वाला जो प्रोग्राम है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी ने पूछे ही हैं। अगला क्वेश्चन है, 2019 में महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है। यहाँ पे महिला सशक्तिकरण और जनसंख्या समृद्धि को इंटरकनेक्ट करते हुए पूछा है। तो यहाँ पे ये है कि एक महिला को अगर शिक्षित किया जाता है तो वो कई पीढ़ियों को शिक्षित करती है, जहाँ पुरुष को अगर शिक्षित करते हैं तो वो सिर्फ एक पुरुष को ही शिक्षित करना होता है। तो इस तरीके से होता है कि अगर महिला आर्थिक निर्णय ले सकती है, राजनीतिक अगर पारिवारिक जो निर्णयों में अगर महिला की भूमिका होती है, महिला सशक्तिकरण इट मीन्स ये नहीं कि वो आर्थिक स्वतंत्रता है उसके पास, साथ ही साथ निर्णय की जो क्षमता अगर उसके पास है तो ऑल ओवर सशक्तिकरण उसमें इंक्लूड होता है। तो निर्णय करने की अगर अथॉरिटी महिला के पास है तो जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने में कहीं ना कहीं सहायता होती है। तो कुंजी है, इस पर चर्चा करनी है कि जनसंख्या समृद्धि महिला सशक्तिकरण से किस तरीके से इंटरकनेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान संबंधी निरंतर चुनौतियां क्या क्या हैं। कि समय के अकॉर्डिंग और स्थान संबंधित, अच्छा इसको इतिहास से कैसे ये समस्याएं थी, वर्तमान में कैसे समस्याएं हैं, मध्यकाल में कैसे समस्याएं थी, साथ ही साथ किस तरीके से सोसाइटी आज भी अगर देखा जाए तो नाइट शिफ्ट को किस तरीके से देखती है और डे शिफ्ट के लिए किस तरीके से, मतलब आज भी टैबू टाइप है कि वो नाइट शिफ्ट मतलब पता नहीं। तो उसी तरीके से और स्थान संबंधी कि कौन से एरिया में किस तरीके से कितना ओपन माइंड सोसाइटी है, किस तरीके से अगर आप जब चुनौतियां बनी हुई हैं कि हाँ अगर शहर में हैं, थोड़े कस्बे में हैं तो किस तरीके की समस्याएं होती हैं, या फिर नॉर्थ एरिया में, साउथ एरिया में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में किस तरीके की अलग अलग चुनौतियां। इस तरीके से हम ऑल ओवर इंडिया को कवर करते हुए इसका आंसर लिखेंगे। अगला है, दक्ष और किफ़ायती अफोर्डेबल शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है। अच्छा, तेज आर्थिक विकास की कुंजी बताया किसने, किसे बताया, यहाँ किसे बताया जा रहा है, सार्वजनिक परिवहन। तो सार्वजनिक परिवहन के जो लाभ है ना वो यहाँ पे हमें लिखना है। सार्वजनिक परिवहन से हमें प्रीवियस में क्वेश्चन था कि दिल्ली शहर क्यों प्रदूषित है, वायु प्रदूषण। तो जो पर्सनल व्हीकल है वो बहुत ज़्यादा है। इंटरकनेक्टिविटी, जो सार्वजनिक परिवहन की जो इंटरकनेक्टिविटी है वो पुअर है।
तो इस तरीके से सार्वजनिक परिवहन किस तरीके से जो ट्रैफिक जैम होता है, ट्रैफिक जैम होने की वजह से जो इकोनॉमी लॉस होता है, 2-3 घंटे जो अगर ट्रैफिक में खर्च किया जाता है, टाइम ख़राब होता है और पॉल्यूशन बढ़ता है। ऑयल वगैरह की कंजप्शन, जो पेट्रोलियम है उसका कंजप्शन बढ़ता है तो हमें इंपोर्ट करना होता है। तो आर्थिक विकास की पूंजी है इस तरीके के जो तीव्र आर्थिक विकास है। तो अगर सार्वजनिक परिवहन बहुत अच्छा होगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 2020 में कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानता और गरीबी को गति दे दी है, टिप्पणी कीजिए। तो जो कोविड-19 का जो प्रभाव है महामारी का, वो सोसाइटी पे किस प्रकार पड़ा है, असमानताओं को किस प्रकार बढ़ा रहा है और गरीबी को किस तरीके से बढ़ाया है इन्होंने। इस चीज़ों को डिफाइन करना है। कोविड की वक्त इतने आर्टिकल्स, इतने फैक्ट्स और इतने फिगर्स हमारे पास आए थे कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये कंटेम्प्रेरी इशू के साथ देखा जा सकता है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में 10 लक्षीय नगरों जिनमें हैदराबाद एवं पुणे जैसे स्मार्ट सिटी भी सम्मिलित हैं में व्यापक बाढ़ के कारण बताइए। कुछ दिमाग में हिट किया, बाढ़ और शहर। पुराना क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ है। स्थायी निराकरण के उपाय भी सुझाइए। 250 वर्ड और 15 मार्क्स का सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। देख लेते हैं कब पूछा गया है। भारतीय शहरों में बाढ़ है। हाँ, 2016 का क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख नगर बाढ़ दशाओं से अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं, विवेचना कीजिए। 2016 का क्वेश्चन है और इसी को देखते हुए देखो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि हैदराबाद और पुणे जैसे स्मार्ट शहर भी बाढ़ से प्रभावित है। तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रॉड एक्सटेंड करते हुए क्वेश्चन पूछा गया। 2021 में क्या क्वेश्चन थे, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। गिग इकोनॉमी क्या है, हम इसको परिभाषित करते हुए महिला सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। मुझे कंटेम्प्रेरी इशू से किस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी निकालती है ना, ये मेरे को थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो जोमेटो ने जो छुट्टी का ये क्या था कि पीरियड्स टाइप में छुट्टी, महिलाओं को छुट्टी दी जाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं ड्राइव होता है। तो कंटेम्प्रेरी इशू किस प्रकार क्वेश्चंस को प्रभावित करती है, ये इस क्वेश्चन से देखा जा सकता है। 2021 का अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योग के विकास से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एज इट इज़ आया हुआ है। देखते हैं पुराने क्वेश्चन का, कि सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में नगरों की समृद्धि ने रोजगार के नए मार्ग खोल दिए हैं, परंतु साथ में नई समस्याएं पैदा कर दी। उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि करनी है। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है कि प्रमुख शहर आईटी उद्योग के विकास से उत्पन्न, भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योग के विकास से उत्पन्न होने वाले प्रमुख सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपाय पर विस्तृत प्रकाश डालिए। अगर जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख जो उद्देश्यों की विवेचना करते हुए इसे प्राप्त करने के उपाय पर विस्तृत प्रकाश डालना है, तो जनसंख्या और शिक्षा, ये जो जीएस सेकंड पेपर है, शिक्षा और स्वास्थ्य और इनसे संबंधित जो टॉपिक है, पूरा एक यूनिट है सामाजिक न्याय से, तो यहाँ पे इंटरकनेक्ट करते हुए क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम अगली यूनिट को तैयार करेंगे। अगली यूनिट, ये मैंने स्पेस छोड़ा है 2022 के क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए। ये अपडेशन आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। आगे है जो थर्ड यूनिट है सोसाइटी की, उसमें है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये अन्य जो यूनिट्स है या फिर अन्य जो सब्जेक्ट है उनसे इंटरकनेक्ट करते हुए क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। तो 2013 में क्वेश्चन था कि भारत में वृद्ध जनसमूह पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब जो वैश्वीकरण है
और वृद्ध जन समूह है वो सेकंड जो सोसाइटी का जो सेकंड यूनिट है जनसंख्या और संबंधित मुद्दे उससे इंक्लूड करता है, तो ये उस यूनिट से इंटरकनेक्ट करते हुए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो डायरेक्ट भूमंडलीकरण पे क्वेश्चन ना करके इन्होंने इंटरकनेक्ट करते हुए क्वेश्चन किया है। अगला 2014 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं था। 2015 में क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। ये यहाँ पे देखते हैं, देखो वृद्ध जन समूह पर वैश्वीकरण का प्रभाव, फिर महिलाओं पे वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। तो इस तरीके से क्या है कि वैश्वीकरण का जो भी हम देखेंगे, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव और आईआर पे प्रभाव भूमंडलीकरण का, बहुत सारी चीज़ों पे देखते हुए हम फिर छोटी छोटी चीज़ों पर कि हमारी सामाजिक स्तर पे जो महिला हैं, बच्चे हैं, वृद्धजन हैं और अन्य वनरेबल जो सेक्शन है उनके ऊपर किस तरीके से भूमंडलीकरण का प्रभाव है। तो अगर हम इस तरीके से तैयार करेंगे हमें एक गाइडलाइन मिल जाएगी ना कि प्रीवियस ईयर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं तो आगे क्या पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन 2016 में आया है भूमंडलीकरण से रिलेटेड। वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता के आंतरिक अर्थात कोर को किस सीमा तक प्रभावित किया है, स्पष्ट कीजिए। अब जो भूमंडलीकरण का प्रभाव है वो किस तरीके से सांस्कृतिक विविधता को प्रभावित कर रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट अन्य यूनिट से इंटरकनेक्ट करते हुए क्वेश्चन है। अगला इसी 2017 में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया भूमंडलीकरण के प्रभाव से रिलेटेड। 2018 में क्वेश्चन है, आमतौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समागीकरण को बढ़ावा देता है। कि सामान्य तो ऐसा होता है कि वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक समागीकरण मतलब समाहित किया है, सांस्कृतिक जो विभिन्न जो संस्कृतियाँ उनको समाहित किया है, एक जगह इकट्ठा किया है। परंतु ऐसे प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशिष्टताएं सुदृढ़ हो गई हैं। सुस्पष्ट कीजिए कि भारत की जो मतलब सामान्य तो जो वैश्वीकरण का जो नेचर है उसके अपोजिट भारत में काम कर रहा है जो वैश्वीकरण है, तो इसको हम तैयार करेंगे। वैश्वीकरण का जो सोसाइटी पे जो प्रभाव है उसको देखते हुए। अगला क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन है, क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं, चर्चा कीजिए। वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं, चर्चा कीजिए। इसी से क्वेश्चन कहीं ना कहीं ड्राइव होते हुए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। वैश्विक पहचान के लिए स्थानीय पहचान और स्थानीय पहचान के लिए वैश्विक पहचान, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव किस तरीके से है। 2020 में क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ड्राइव होता है कि विविधता किस प्रकार वैश्वीकरण भारतीय समाज में विविधता को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए, 250 शब्द और 15 मार्क्स। 2021 में क्रिप्टो करेंसी क्या है और वैश्विक समाज को ये कैसे प्रभावित करती है, क्या ये भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन हमें देनी होगी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, इन्होंने पहले से पूछा है क्या है, इसका आंसर देते हुए कैसे वैश्विक समाज को प्रभावित कर रहा है, ये एक पूरा सेक्शन हो गया। फिर थर्ड सेक्शन इस क्वेश्चन का होगा कि भारतीय समाज को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। तो इसके बारे में भी हम जब आंसर राइटिंग करेंगे वो अच्छे से करेंगे। अगली यूनिट हम तैयार करते हैं, चौथी यूनिट जो सोसाइटी की जो चौथी यूनिट है, इसमें क्या है कि सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। इनकी डेफिनेशन हमें फिंगर्स पे होनी चाहिए कि अगर कोई नींद में भी पूछे ना कि सशक्तिकरण क्या होता है, तो सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ये हमें होना चाहिए इसके इर्द गिर्द की जो सारी चीज़ें। संप्रदायवाद क्या है, क्षेत्रवाद क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने सोसाइटी में पूछा है, पॉलिटी में भी पूछा है, इट मीन्स जीएस सेकंड पेपर में पूछा है। 2013 में इस यूनिट से क्वेश्चन जो है, प्रादेशिकता की बढ़ती हुई भावना पृथक राज्य की मांग का मुख्य कारण है, विवेचना कीजिए। जो प्रादेशिकता है किस प्रकार पृथक राज्यों की डिमांड कर रहा है। पृथक राज्य की डिमांड जो है पॉलिटी का टॉपिक है, जो जीएस सेकंड पेपर है उसका टॉपिक है। इसको इंटरकनेक्ट करते हुए प्रादेशिकता को यहाँ पे डालते हुए इन्होंने क्वेश्चन कहाँ पे पूछा, सोसाइटी में। तो यहाँ पे प्रादेशिकता क्या है ये पता होनी चाहिए। प्रादेशिकता की भावना को किस प्रकार से, प्रादेशिकता की भावना ने किस प्रकार से राज्य की डिमांड की। अगर इसको अब करंट में देखा जाए तो
जो साउथ का जो तमिलनाडु के जो हैं पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं वर्तमान में जो सत्ता में जो हैं उन्हीं में से किसी ने अलग तमिलनाडु के लिए डिमांड करने की धमकी टाइप से दी है। तो इसके जो करंट अफेयर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए स्टफ देते हैं यूपीएससी को। अगला क्वेश्चन है 2014 में धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय वाद विवाद पश्चिम में वाद विवादों से किस प्रकार भिन्न है। अब जो ये क्वेश्चन है ये पॉलिटी से भी क्वेश्चन आता है जीएस सेकंड में जो है। तो यहाँ पे हमें तुलना करनी है भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की। वहीं पे 2015 में जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए कि क्या और किस प्रकार दलित प्रख्यान एसर्शन के समकालीन आंदोलन जाति विनाश की दिशा में कार्य करते हैं। तो जाति से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से इसी टॉपिक पे जो आंदोलन वगैरह है वो क्वेश्चन जो फर्स्ट यूनिट में है उसमें भी कहीं ना कहीं जाति विनाश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। जाति विनाश की दिशा में कार्य करते हैं। जाति व्यवस्था वहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी था कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता भारतीय समाज में, लेकिन जो आंदोलन ये यहाँ पे क्वेश्चन उसके अपोजिट है कि आंदोलन जाति विनाश की दिशा में कार्य करते हैं। तो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन उसी से ड्राइव हुआ है कहीं ना कहीं। वहाँ से अगर हमें ये पता है कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं हो सकता, और अगर हम यहाँ पे ये भी देखें कि जाति व्यवस्था से रिलेटेड आंदोलन कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या कंक्लूजन निकले थे, तो ये देखेंगे तो हम ऑलरेडी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है 2016 में प्रादेशिकता का क्या आधार है। 2013 में क्वेश्चन पूछा है प्रादेशिकता की बढ़ती हुई भावना किस प्रकार पृथक राज्य की मांग को ड्राइव करती है, किस प्रकार कारण बनती है। वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि प्रादेशिकता का क्या आधार है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं देख सकते कि प्रादेशिकता की बढ़ती हुई जो भावना है, पृथक राज्य की मांग है, जो पॉलिटिकल रीज़न है, जो सांस्कृतिक रीज़न है, ऐसा करके क्या ऐसा प्रादेशिक स्तर पर विकास के लाभों के असमान वितरण से हुआ है जिससे कि अतः प्रादेशिकता को बढ़ावा मिल दिया है। अपने उत्तर को पुष्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर है कि प्रादेशिकता की बढ़ती हुई भावना पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं। पृथक राज्य की मांग ने भी प्रादेशिकता की भावना को बढ़ाया, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो गया। वहीं पे यहाँ पे ये भी है कि अगर जो विकास के जो लाभ हैं वो असमान वितरण हुआ है कि कहीं तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, या फिर अगर जिस क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है तो वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उन तक वो डेवलपमेंट के जो लाभ हैं वो नहीं पहुँच पाए, तो इससे प्रादेशिकता की जो भावना है उसको ज़्यादा थ्रस्ट मिलता है, फिर ज़्यादा उसको बढ़ावा मिलता है। तो इस तरीके से प्रादेशिकता इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ पे प्रादेशिकता की डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 2017 में पूछा है कि स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई है। कि स्वतंत्रता भारत में धार्मिकता, धर्म और सांप्रदायिकता, धर्म का ही एक्सटेंशन इस तरीके से हो गया है कि वो सांप्रदायिकता का रूप ले लिया। आज के टाइम पे धर्म को किस तरीके से सांप्रदायिक दंगों के रूप में उपयोग किया जा रहा है, एज वेल एज स्वतंत्रता के पश्चात किस तरीके से उपयोग किया गया। भारत पाकिस्तान डिवाइडेशन से ही हम इसको ड्राइव करेंगे। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिए। धार्मिकता और सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन करते हुए हमें इन दोनों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हुए उदाहरण भी देना है, और ये भी डिफाइन करना है कि कैसे है ना धार्मिकता ने अपने आप का रूप परिवर्तित करके सांप्रदायिकता ले लिया है, सांप्रदायिकता का रूप ले लिया है। अगला क्वेश्चन है 2018 में धर्मनिरपेक्षतावाद को भारतीय संकल्पना धर्मनिरपेक्षतावाद के पाश्चात्य मॉडल से किन किन बातों से भिन्न है, चर्चा कीजिए। भारतीय समाज की जो धर्मनिरपेक्षता है और पश्चिमी जो धर्मनिरपेक्षता है, इन दोनों के जो अंतर है वो यहाँ पे लिखना है। ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, वो देख लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय वाद विवाद पश्चिम में वाद विवादों से किस प्रकार भिन्न है। सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन एज इट इज़ है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता है उनमें जो अंतर है उसको हमें कहीं इसमें लिखना है, चर्चा करनी है। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या आपेक्षिक वंचना के कारण उभरती है। उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि सांप्रदायिकता और धार्मिकता किस प्रकार से सांप्रदायिकता बन रही है और कैसे धार्मिकता और सांप्रदायिकता दोनों डिफरेंट हैं, तो उसी से ड्राइव होता हुआ है कि सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है
या आपेक्षिक वंचना के कारण उभर के आती है। ये दोनों क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन पूछे सांप्रदायिकता से या प्रादेशिकता से, उनका मिक्स बना के इन्होंने अगला क्वेश्चन 2018 में उन दोनों क्वेश्चन को इकट्ठा करके एक क्वेश्चन बना दिया। तो इस तरीके, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हमें पढ़ना, बार बार पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि यूपीएससी का डिमांड क्या है, एरिया क्या है। हम इधर उधर भागने का जो होता है ना कि हाँ ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी तैयार कर ले, वो भी, ओ ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, वो टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम जितना ज़्यादा बार सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज़ करेंगे, रिवाइज एंड रिवाइज, तो हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या छोड़ना है, यहाँ पे क्या पढ़ना है से इम्पोर्टेंट है, हमें क्या छोड़ना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2019 में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। अब धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार से सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने चुनौतियाँ हैं, ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर से ड्राइव हुआ होगा। सबरीमाला मंदिर का जो इशू था उससे रिलेटेड है, वहीं पे शनि सिंगड़ा महाराज वाला मंदिर का जो इशू था। तो इस तरीके से तत्कालीन जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं उनके सामने जो चुनौतियां हैं उसको यहाँ पर डिफाइन करना है कि जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे किस तरीके से प्रथाओं को, जो धार्मिक प्रथाएं वो उनके समक्ष चुनौतियाँ प्रस्तुत हो रही हैं। तो ये करंट अफेयर से ड्राइव हुआ क्वेश्चन है, हमें उदाहरण देने हैं। 2020 में क्वेश्चन है, क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती हैं? तर्क कीजिए। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ड्राइव होता है, सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है। जो क्षेत्रीयता है, इट मीन्स प्रादेशिकता है, क्षेत्रीयता है, किस प्रकार से बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा एक कारण कि एक सांस्कृतिक मुखरता बढ़ रही है। तो इस तरीके से, और 2021 में इस यूनिट से कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2022 के लिए हमने स्पेस छोड़ा है। इसके बाद में हम जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, सिलेबस भी देख लिया, हम इसको फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेना होगा। इसके बाद में हम इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो निकाल के बहुत अच्छी डेफिनेशंस लिखेंगे, जिससे हमें उनको याद करने में ईजी हो जाए और हम उनको बहुत अच्छे से याद भी करेंगे। फिर हम इनके जो नोट्स बनाएंगे वो बनाएंगे, करंट अफेयर से अपडेट करेंगे, फिर हम इनका आंसर राइटिंग करेंगे। फिर जो करंट अफेयर से अगर कई मुद्दे हैं उनसे किस तरीके से क्वेश्चन बना के यूपीएससी पूछ सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा सोसाइटी का ऑल ओवर शेड्यूल होगा या फिर रोड मैप होगा कि किस तरीके से हम सोसाइटी को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम सोसाइटी के जो डेफिनेशंस हैं उनको लिखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो टॉपिक्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनको यूनिट वाइज हम कवर करते हुए नोट मेकिंग करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।